ये भी जानते हो मिनिमम डेविएशन के केस में R1 R2 क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो ये प्रिज्म में सही था, इसको इस एंगल को हम क्या बोलते थे, और रिफ्रैक्टिंग एंगल याद रखना। और ये कुछ ऐसे हमने इंसिडेंट कराया, अगर प्रिज्म नहीं होता तो कुछ ऐसे, फिर इसमें ऐसे हो गया, और ये फिर कुछ डेविएशन होता था, और इस पे एक ड्रॉ कर दिए तो एक कितना होता था आई, ये R1, इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये क्या होता था R2, ये क्या होता था E होता था। ठीक है, तो एक हम लिखते थे R1 प्लस R2 इक्वल टू A, और दूसरा हम लिखते थे डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये भी याद रहना है चाहिए। अच्छा, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता था, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि ए रे और ए क्या होता है पैरेलल, बेस पैरेलल हो जाता था, और उस केस में R1 इक्वल टू R2 हो जाता था, है ना, और I इक्वल टू कितना हो जाता था E, तो इस केस में डेल्टा मिनिमम इक्वल टू होता था I प्लस I माइनस A, है ना। ये सब चीज़ मैं यूज करूँगा, ठीक है। इससे हम क्या करते थे, I निकालते थे, इससे R1 निकालते थे, और पुट करके स्नेल्स लॉ लगाते थे। ठीक है, चलो तुम लोग बुकलेट खोल लो, P/Q, और हम प्रिज्म से शुरू करते हैं। तुम देखो क्वेश्चन नंबर 51, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म 51, क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है। 51 में दिया हुआ है, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट इन लाइट। तो म्यू इक्वल टू क्या हमने लिखा था, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2। तो ये डेल्टा मिनिमम, डेल्टा एम मिनिमम किस केस में होगा, मिनिमम होगा, और मिनिमम क्या, म्यू मिनिमम होगा, और म्यू मिनिमम किसके लिए होता है, रेड का होता है, पता है ना। उस दिन मैं बताया था विजिबल लाइट में लेमडा किसका ज़्यादा होता है, 700 नेन रेड का, और ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे लेमडा भी इक्वल टू कितना होता है 400 नैनोमीटर, और यहाँ पे लेमडा आर कितना होता था 700 नैनोमीटर। और हमने बताया था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसका म्यू क्या होगा, कम होगा। तो इसमें जो गिवन लाइट है, इसमें रेड लाइट भी गिवन है, तो रेड का म्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना, समझ गए। तो इसमें 51 में किसका कौन सा आंसर होगा, रेड कलर। ठीक है, अच्छा चलो, तो 51 का रेड लिख लो। उसके बाद में देखो 52, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज लेसर फॉर रेड देन द ब्लू। सही है गलत, रेड का मिनिमम डेविएशन क्या होगा, कम होगा, होगा डेफिनेटली। अच्छा, इसका रीजन दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर ब्लू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेड। ये भी रीजन सही है, रीजन सही है। तो एसर्शन भी सीजन सही है, और रीजन भी सही है, और एसर्शन जो एसर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन भी रीजन दे रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 52 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद में 53 दिया हुआ, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सफर ए मिनिमम डेविएशन इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, सफर्स ए मिनिमम डेविएशन इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बताओ कितना होगा। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है 53, तो इस केस में ए कितना होगा, जल्दी बता दो। सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि ए कितना होगा, 60 होगा इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ए एंगल कितना होगा 60, और म्यू का हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था, साइन
डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू, ठीक है। तो ए गिवन है इसमें कितना 60, और क्या क्या जा रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल टू है, यानी कि डेल्टा एम मिनिमम भी क्या है ए के इक्वल टू है, दैट इज 60। अब म्यू निकालो इसमें, चलो म्यू निकालो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब जो भी आ जाए, तो म्यू निकाल लिए, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा √3। चलो ठीक है √3। उसके बाद में 54 देखो, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट। कम हो जाएगा कैसे? 54 जैसे म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू आर, तो म्यू भी अपॉन में म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, म्यू भी अपॉन में म्यू आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ए बाई टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो साइन डेल्टा मिनिमम वायलेट के लिए प्लस ए अपॉन में 2 अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ए बाई टू अपॉन साइन डेल्टा मिनिमम रेड के लिए प्लस ए बाई टू अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ए बाई टू तो ए इसको कैंसिल कर दो, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा मिनिमम वायलेट प्लस ए बाई टू अपॉन में साइन आर प्लस ए बाई टू। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए ग्रेटर देन 1 है तो भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, दैट मीन्स ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 है। तो साइन हम लिख सकते हैं डेल्टा एम भी प्लस ए बाई टू इज ग्रेटर देन डेल्टा मिनिमम आर प्लस ए बाई टू। अब इक्वल है तो साइन हटा दो, तो डेल्टा मिनिमम वायलेट प्लस ए बाई टू इज ग्रेटर देन साइन ग्रेटर देन डेल्टा मिनिमम रेड प्लस ए बाई टू। ऐसे हम देख के भी बता सकते हैं, लेकिन अगर पूछे रीजन दो, रीजन बताओ कि क्या होगा, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस 2 से 2 को कट कर दो, ए से कट कर दो, तो फाइनल हमारा क्या आ गया डेल्टा मिनिमम वायलेट का इज ग्रेटर देन डेल्टा मिनिमम रेड का। मैंने मैथमेटिकली प्रूव्ड करके बता दिया। अगर रीजन पूछें तो ऐसे देना है, अगर सिर्फ पूछें तो ऐसे बता देना है। कभी कभी पूछता है कि रीजन भी दो, तो रीजन देना है तो ऐसे देना है कि क्यों। चलो जल्दी लिखो, नोट करो। 50 कौन सा क्वेश्चन था 54। इसमें दिक्कत है तो पूछो, किसी को दिक्कत है तो पूछो। फिफ्टी 55 तो हमने करा ही दिया था, क्लास में ही कराया था। 56 भी करा दिया था। पूछोगे तो मैं बोलूंगा तब तुम लोगे। यहाँ भी नीचे भी, अगर ऊपर नहीं हो तो नीचे है, और नहीं तो वहाँ भी है, ठीक है। देख लो, यहाँ नहीं है तो नीचे देख लो, नीचे नहीं है तो वहाँ पे देख लो। अच्छा देखो 56 करा दिया था हमने, देखो इस टाइप से कराया था। 2 कलर है, वो इतना है, ट्रेस करना है कि किसका TIR होगा किसका TIR नहीं होगा। उसके बाद में 57 देखो, फिगर शोज द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म इफ द रिफ्रेक्टेड रे QR पैरेलल टू इट्स बेस, यानी कि मिनिमम डेविएशन है, तो उस केस में R1 R2 A/2 करना है और एंगल ऑफ डेविएशन ये दिखाना है।
हाँ हाँ करके दिखाना है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद में 58, क्वेश्चन नंबर 58 राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, बताओ क्या। क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। बी पार्ट में देख के बताओ, बी पार्ट, चलो इसको बी पार्ट में करके बताता हूँ, बी पार्ट तो करने वाला है। तो 58 का बी पार्ट, अब देखो इसमें फिगर ऐसे बना हुआ है, पहले फिगर बनाओ। ये गिवन एंगल कितना 45, ठीक है। तो ठीक है, एक रे को हमने नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट कराया है ना, तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, TIR होगा। इसमें दिया हुआ क्रिटिकल एंगल फॉर टू प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना, यानी कि इसके लिए IC, इस प्रिज्म के लिए IC गिवन है तुम्हारा 41.1 और इसके लिए गिवन है तुम्हारा IC 45, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम एंगल इस पे नॉर्मल ड्रॉ करिए तो कितना होगा, 45 होगा, 45 होगा ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो TIR होगा। तो TIR होगा, तो ये कुछ ऐसे कर दो, एक मिनट थोड़ा फिगर क्लियर कर लेने दो पहले। अच्छा एक मिनट, ये एंगल तुम्हारा 45 है, तो मान लो कि ऐसे हमने इंसिडेंट कराया, तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये कितना होगा, तो आई कितना हो गया 45 और IC की क्या, नहीं IC, इसके लिए IC गिवन है 41, इसके लिए इस ट्रेंगल के लिए गिवन है IC, प्रिज्म के लिए गिवन है 41.1, तो यहाँ पे तो TIR होगा, तो यहाँ पे TIR होगा। अब इसमें हमको चेक करना है कि यहाँ पे TIR होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे TIR होगा, इस पे नॉर्मली आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसमें तो कोई डेविएशन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद में ए एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा, तब इस पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ए एंगल कितना है 60, तो ए एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60, और यहाँ पे TIR के लिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना है, तो यहाँ पे TIR होगा, तो यहाँ पे TIR हो जाएगा, तो ए एंगल कितना हो जाएगा 60। अच्छा, ए 60 है, ए 60 है, तो ये कितना होगा 30, और ये कितना होगा यहाँ पे 90 होगा, समझ रहे हो, तो 90 हो गया, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा ऐसे। नहीं तो फिर यहाँ भी हम चेक करते हैं कि यहाँ पे TIR होगा कि नहीं होगा, समझो कैसे। तो एक यहाँ तो ये है, चलो बनाओ, समझो कि मैंने क्या किया। पहले हमने इस पे इंसिडेंट किया, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल गिवन है, अगर म्यू गिवन है तो इससे भी हम चेक करते लेते, अगर इसका म्यू गिवन होता तो हम क्या कर लेते, चेक कर लेते कि TI है, हाँ बाहर को ये कुछ नहीं कहा गया, तो बाहर ईयर है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ही गिवन है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45 होगा, तो क्रिटिकल एंगल 41 है, तो डेफिनेटली आई ग्रेटर देन IC, यहाँ पे TIR होगा। यहाँ पे हमने इंसिडेंट कराया, यहाँ पे इंसिडेंट कराया, तो यहाँ पे आई कितना है 60, और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है 45, तो 60, यहाँ 60 तो भी 60, और ये 60 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या है 30, इक्विलेटरल प्रिज्म है तो 60 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, तो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो फिर बाहर चला जाएगा। तो फिर IC निकाल लेते हैं ना 1/μ, फिर हम चेक करते हैं कि कौन बड़ा है, 2-3 क्वेश्चन तो किया था ऐसे। चलो उसके बाद में
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 में गिवन है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.√2 एज शोन इन फिगर। तो इस केस में बताना है फर्स्ट केस में बताना है द एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 एट फेस, ये इतना R2 निकालना है। तो चलो इसको मैं करके बताता हूँ। 59 में कुछ फिगर ऐसे गिवन है, ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये एंगल है तुम्हारा R2 और ये एंगल है तुम्हारा R1 और ये एंगल है तुम्हारा 60। तो हमको R2 निकालना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे ग्रेज कर रहा है इस सरफेस के लॉन्ग, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। अब स्नेल्स लॉ लगा, तो ये क्या है, एयर है, तो इसमें इसका कितना है √2 है, म्यू इक्वल टू √2 है। ये स्नेल्स लॉ लगाओ, तो म्यू साइन R2 इक्वल टू म्यू एयर साइन 90। तो ये हो जाएगा √2 और साइन R2 इक्वल टू 1/1, तो साइन R2 इक्वल टू 1/√2, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4, बस, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर दिस प्रिज्म, बताओ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा। तो ये पार्ट है, बी पार्ट में म्यू का फॉर्मूला हम यही लिखते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए, साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन में, और a कितना गिवन है 60 गिवन है, तो पुट कर दो, a तुम्हारा √2 है और ये लिख दो साइन डेल्टा m, तो हमको फाइंड ही करना है 60/2 और साइन 30। अब इसको सोल्व करके तुम डेल्टा m निकालो। अब 2 मिनट के अंदर जल्दी करके बताओ। कितना है यार डेल्टा m, तो डेल्टा m कितना आ रहा है, सबका 60 आ रहा है, इसका आना चाहिए 30 आना चाहिए। बताओ कितना आ रहा है, मैं गेस से बता, 30 आना चाहिए, 30 आ रहा है। और कैसे, तो देखो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो √3 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दो और इसको लिख देते हैं साइन डेल्टा m प्लस 60 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब 45 इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा m प्लस 60 इक्वल टू कितना 90 हो जाएगा। दिस मीन्स डेल्टा m इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 61 देखो, डेल्टा मिनिमम डेविएशन, अच्छा 60, पहले 60 देख लो, 60 देखो, 60 देखो दिया हुआ एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड पासेस सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर।
कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सिमेट्रिकली का मीनिंग क्या होगा, मिनिमम डेविएशन हो रहा है, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे हैं ये बेस के क्या है, पैरेलल है। तो करो, हो जाएगा मिनिमम डेविएशन इसका। जैसे मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस आई माइनस ए, और एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है तुम्हारा, कितना गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। ये फर्स्ट पार्ट में है। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो म्यू का फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए 2 अपॉन में, और ए कितना गिवन है 60 और डेल्टा एम गिवन है, तो ये तो निकालिए लोगे। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट पी, रिफ्रैक्शन एट पी, तो R1 निकालना है, तो म्यू यानी कि म्यू एयर साइन 45 इजकल टू म्यू ग्लास इंटू साइन R1, और यहाँ से म्यू तो निकालिए लोगे और उसमें पुट कर दोगे। हाँ ग्लास का ही होगा, कुछ नहीं कहा गया तो हम एयर में मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में 61 कराने की जरूरत नहीं है। प्लॉट ए ग्राफ एंगल ऑफ डेविएशन एज ए फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, कैसे होता है, हाँ, ड्राइव रिलेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, अभी डेरिवेशन है, ठीक है। उसके बाद में 62 क्वेश्चन शायद मैं कराया था क्लास में, देख लो कराया था, जैसे TIR चेक करना था, 62 क्वेश्चन देख लो। उसके बाद में 63 क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, और 64 भी मैं करा चुका हूँ, 64 भी करा दिया हूँ, हाँ 63, चलो क्वेश्चन नंबर लिखते हो 63 देखो इसमें दिया हुआ है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस AB ऑफ ए इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, तो डेल्टा मिनिमम कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, तो हमको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो सी मीडियम इक्वल टू कितना होता है, सी नॉट अपॉन में म्यू मीडियम, ये होता है 3 × 10⁸ अपॉन में म्यू मीडियम, और म्यू ग्लास, जैसे ग्लास म्यू जी कर दो, है ना, और सी जी कर दो, तो म्यू जी कर दो, और म्यू जी का तो फॉर्मूला इससे निकाल दो, और अब 1.5 में बताया था, लेकिन अब उसमें अगर गिवन हो तो 1 लगाते, इसमें इसके थ्रू निकालना है, अगर पूछ कौन वो जब गिवन होगा कि ग्लास का, जैसे क्राउन ग्लास है, डिफरेंट टाइप का ग्लास होता है, उसका डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो इसके लिए डेल्टा ऐसे लिख दो, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2, A/2 अब इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो ये काम कर लोगे, ठीक है, नोट कर लो, यही म्यूजिक की वैल्यू इसमें पुट कर देना है। अब जो भी आ जाए इसके बाद में रिमेनिंग काम तुम लोग खुद करोगे। अच्छा, पूछा जा रहा है बी पार्ट में, ये तो ये पार्ट है, बी पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फेस AB सो दैट द इमर्जेंट रे ग्रेजेज अलोंग द सरफेस AC जस्ट लाइक 59, जैसे 59 है ना क्वेश्चन, उसी टाइप से है। तो देखो इसमें हमको ऐसे करना है, हाँ, जैसे मान लो कि हमने ऐसे इस पे इंसिडेंट कराया, तो इस पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यही एंगल हमको फाइंड करना है। मान लो कि ये ऐसे आ गया, इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करके ये ऐसे आ गया, एक मिनट, नॉर्मल ऐसे नहीं होगा, नहीं, अब हमने क्या किया, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये ऐसे चला गया, तो ये एंगल 90 हो गया, और ये तुम्हारा R2 हो गया, ये हो गया R1, ये तुम्हारा 60 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि मैं बताया था इसका और उसका सम कितना होना था 180 होता है,
तो पहले R2 के लिए लगा दो, तो साइन लिख सकते हैं ना, साइन म्यू जी साइन R2 इक्वल टू साइन 90, और ये तो एयर है ना, तो साइन R2 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 1 में म्यू जी, और म्यू जी यहाँ से फाइंड करो, म्यू जी यहाँ से फाइंड करो। तो पहले म्यू जी निकालो, कितना आ रहा है निकालो इससे, नहीं निकाले हो, अंडर रूट थर्टी, और देखो ये कितना आ जाएगा 90, तो 1/√2 हो जाएगा, और एक ये ऊपर में 2 हो जाएगा, तो म्यू कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा। तो इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो 1/√2, ठीक है। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, 45 हो गया। तो R1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू ये होता है, या तुम ऐसे कर दो, हाँ वैसे भी कर दो, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे लगा देंगे म्यू एयर आई इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन 15, ठीक है। तो साइन आई इक्वल टू म्यू जी कितना था अभी √2 था ना, और साइन 15 कर दो, और 15 के निकाल के उसके बाद में आई कर दो। हाँ अब इसके बाद में तुम लोगों को करना है, इसके बाद में आई इक्वल टू वाट, अब तुम लोगों को करना है, पहले नोट कर लो इतना, और घर से सोल्व करना आगे का काम, ये बी पार्ट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखो, 64 तो ऑलरेडी मैं कराया हूँ, उसके बाद में 65 का ए पार्ट देख लो, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मेंशन वन यूज ऑफ द लाइट पाइप, ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। अच्छा इसका बी पार्ट A23 का पिछले इस बार का क्वेश्चन था, और बी पार्ट में है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ये अभी मैं करके बताता हूँ। ये चलो हो गया ये। अब इसका देखो बी पार्ट 65 का बी सेकंड पार्ट देखो, दिया हुआ है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ ए प्रिज्म, यानी कि आई कितना गिवन है 60, ए कितना गिवन है 60, द रे पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म, इसका मीनिंग क्या होगा मिनिमम डेविएशन होगा। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। इसमें फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कि हमको डेल्टा एम इक्वल टू फाइंड करना है वाट, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, और म्यू इक्वल टू हमको करना है वाट, ठीक है। और इफ द प्रिज्म इज इमर्ज्ड इन वाटर हाउ विल, पहले इतना करते हैं उसके बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो हमको निकालना है, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू कितना होता है आई प्लस आई माइनस ए, तो ए गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 माइनस 60, तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब म्यू निकालो, तो करो करो तुम लोग करो, म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2, पहले करो एकदम करके पहले पूछता हूँ, म्यू कितना आ रहा है √3 आ रहा है, ठीक है आ गया। उसके बाद में कहा जा रहा है कि अगर इस प्रिज्म को हम पानी में अगर वाटर में हम इमर्ज कर दें तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, सुनो, तो ए हो जाएगा √3 दैट इज 1.73 साइन इक्वल टू साइन डेल्टा एम
प्लस a/2 है ना, अपॉन में साइन a/2 इतना आ रहा है। यानी कि इस केस में डेल्टा एम कितना आ रहा था, 60 डिग्री है। जब पानी में रख देंगे तो ये इसमें क्या करेंगे, 1.33 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला चीज़ भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब हम पानी में रख देंगे तो इसका मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, समझ गए इसका रीजन, हाँ म्यू चेंज हो जाएगा। तो लिखो इफ फ्रीज मीज, पहले इसको कर लो फिर उसके बाद में लिखो। इफ फ्रीज इज इमर्स्ड इन वाटर, comma the angle of minimum deviation reduced, और कैसे, तो मैं इसका आंसर भी कराया, बता दिए कि कैसे। सिक्सटी 66 भी हमने कराया था क्लास में। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस ऑफ द रे लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ एवी ग्लास, इतना हाउ विल द एंगल ऑफ इमरजेंस चेंज quantitatively if the ray of light emerged from prism into liquid of refractive index this। पहले देखो इसका फिगर में हम ई निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ लगा के। चलो मैं इसको कर देता हूँ, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है, या कर लोगे, देख लो, ये कराया था क्लास में, मैं कराया था, मुझे याद है जैसा। तो ये 30 हो जाएगा, इसमें आई निकाल लो और स्नेल्स लॉ लगा दो। और दूसरा केस में कहा जा रहा है कि इसको हमने वाटर में, लिक्विड में रख दिया, तो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r कर दो। चलो कराओ, हुआ है या कराऊं मैं, जल्दी बताओ। चलो कोई बात नहीं, तुम देखते रहो, मैं करा देता हूं उसको। ये गिवन है तुम्हारा 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30। एक रे को हमने नॉर्मली से इंसिडेंट कराया, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। इस पर हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये बेंड अवे फ्रॉम द इतना हो जाएगा, ए हो जाएगा ई, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस ऑफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द फेस एसी, एसी तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, ए एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 है, ये 60, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसमें हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे, साइन 30 और म्यू जी इक्वल टू साइन ई, और ये तो म्यू एयर लिख दो, कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो ये गिवन है म्यू जी, गिवन है तुम्हारा √3, तो √3 और ये कितना होता है 1/2 इक्वल टू साइन ई, तो साइन ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2, इसलिए ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अच्छा देखो, जैसे अब ये पूछा जा रहा है कि इसको पानी में रख दें तो ई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या बताया था, म्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर म्यू को इंक्रीज करे तो थीटा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसी को वाटर में रख दे तो वाटर का एयर से तो ज़्यादा होगा, तो ये ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर में अभी 60 है, वाटर में इसको रख दे तो म्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मीडियम का, तो थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे भी कर लो, या तुम फिर ऐसे लिखो, स्नेल्स लॉ लगा दो फिर से। जब इसको हमने सेकंड केस में जब हमने क्या किया, वाटर में रख दिया, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, म्यू जी साइन 30 इक्वल टू म्यू लिक्विड इंटू साइन ई, ये है √3 और ये कितना है 1/2 और ये कितना है 1.3, शायद इतना ही गिवन है, और साइन आई, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2.6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ई डैश कर दो, इसमें ई डैश कर दो, ठीक है। तो ई डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्या। हाँ, तुमको ये याद रखना है कि जैसे मीडियम इंक्रीज कर दे, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाए तो उस केस में एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने लिखाया था μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 साइन
थीटा 2। जो डेंसर मीडियम है उसका साइन पहले वाटर में था और फिर किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, हाँ फिर उस ऑयल में रख दिया, हाँ, फिर उन दोनों को कैसे कंपेयर तो करें? कंपेयर करेंगे हम, ये देखेंगे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वो गिवन होगा ना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें ए एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। 66, उसके बाद में 67 देखो। इसको नोट करना चाहोगे इसको? उसके बाद में देखो 67 हो जाएगा कि नहीं। दिया हुआ है ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू ए इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म अंडरगो मिनिमम डेविएशन, यानी कि इस केस में ए इक्वल टू कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, और मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, यानी कि आई इक्वल टू 3/4 ए हो जाएगा। तो कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट, तो पहले म्यू निकालेंगे तब तो स्पीड ऑफ लाइट निकालेंगे। तो इसे करो, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो डेल्टा मिनिमम निकाल दो, ये कितना होता है 2i माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डेल्टा मिनिमम। तो म्यू निकाल दो, म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, इसे कर दो, और सी ग्लास इक्वल टू कितना हो जाएगा सी नॉट अपॉन में म्यू ग्लास हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी आ जाए तुम करो, चलो सोल्व करो, क्यों नहीं सोल्व कर रही? सर ये पहले भी सेम क्वेश्चन था। अच्छा चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो तुम वो देख लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 68, इसमें कुछ नहीं कराना। ए पार्ट में प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एज ए फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम वेरिएशन, इतना। ठीक है, बी पार्ट में दिया हुआ है, तो चलो बी पार्ट इसका करके मैं बताता हूँ। एट का बी पार्ट में करके बता रहा हूँ इसको। एक रे को हमने ऐसे इंसिडेंट कराया, इसमें पूछा क्या जा रहा है, एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ द राइट आइसोस्केल्स प्रिज्म इज टोटली रिफ्लेक्टेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन रिलेवेंट कैलकुलेशन। तो देखो इसमें ये तुम्हारा 45 है, ये भी 45 है, तो हमने क्या किया, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ए एंगल कितना होगा बता दो, ये वाला एंगल, 1945 ये भी 45 होगा, 45 हो गया, तो साइन आई कितना आ गया 45 हो गया। इस सरफेस पे टी आई आर होना चाहिए, तो इसके लिए ये ग्लास है एयर है, तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, ग्लास टू एयर, और सेकेंड कंडीशन यानी कि साइन आई ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, साइन आई सी होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यानी कि साइन 45 ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो जाए तो काम चल जाएगा, इक्वल टू के केस में क्या हो जाएगा ग्रेज कर जाएगा, 45 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में म्यू होता है, तो 1 अपॉन में म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, बताओ यस और नो। इसको इधर लाते हैं, तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन में साइन 45, तो ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा √2 के इक्वल टू होगा, तो म्यू मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, बस।
ठंडी लग रहा है क्या? अच्छा, बंद कर दिया। अच्छा 69 में देखो, 69 के ये पार्ट में वही डेरिवेशन है, प्लॉट करना है। सिक्सटी नाइन में देख लो, दोनों पार्ट वही चीज़ है, तुम कर सकते हो, रिलेशन बताना है। 69 पढ़ के देख लो, ये पार्ट बी पार्ट अगर किसी में दिक्कत होगा तो करूँगा, नहीं तो फिर आगे करेंगे। 69 तो जो बी पार्ट है उसमें एंगल ऑफ प्रिंसिपल गिवन है। बी पार्ट में है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म एंड ए इन फॉर द केस व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू कितना है? मिनिमम डेविएशन, ठीक है। एंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म एंगल जितना कि मैंने हो जाएगा, स्टेप से कराया भी था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाओ, तुम अब इधर से आ जाओ, तुम क्वेश्चन नंबर यहाँ से अब लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कंटेक्ट, यानी कि 46 से फिर चलेंगे अब 49 तक, 50 तक। 46 कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कंटेक्ट, या 41 से चले, पावर ऑफ ए लेंस। हम 41 से ही चलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस। फिर उसके बाद में इधर केवल डेरिवेशन है, इधर जो है मोस्टली डेरिवेशन, इक्का दुक्का क्वेश्चन है, नहीं तो मोस्टली डेरिवेशन है। चलो देखो 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, 41 देखो, दिया हुआ है बाई कनकेव लेंस ऑफ पावर पी। बाई कनकेव क्या होता है? दो कनकेव हमें सब लिखाया था शुरू में, बाई कनकेव, डबल कनकेव, हाँ। तो बाई कनकेव का मतलब क्या हुआ? ए, ठीक है। एक मिनट, दिया हुआ बाई कनकेव लेंस ऑफ पावर पी वर्टिकली स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल प्लेनो कनकेव पार्ट। अब इसको हमने ऐसे कट कर दिया तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, और ये कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो कंबाइंड का पी है, तो इसका बताना है कि इंडिविजुअल बाई कनकेव लेंस ऑफ पावर पी वर्टिकली स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल प्लेनो कनकेव पार्ट। तो आइडेंटिकल प्लेनो कनकेव पार्ट, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम होगा। तो क्या रिलेशन होगा ये हम करते हैं। जैसे इसके लिए हम लिख देंगे 1/f इक्वल टू, यही तो p होता है, तो म्यू जी माइनस 1, और वही फॉर्मूला होता है 1 में r1 माइनस 1 में r2। अच्छा देखो, जैसे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, सपोज करो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? और पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना हो गया? r2 लिया और पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो p इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू जी माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 में r विथ निगेटिव साइन माइनस 1 में r, ठीक है। तो p इक्वल टू हो जाएगा म्यू जी माइनस 1 माइनस 2/r। इसको इक्वेशन हमने 1 कर लिया, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, किसी जैसे इसी का निकालते हैं, इसी का निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा, और माइनस r हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो p1 इक्वल टू हम लिख देंगे म्यू जी माइनस 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 1 में r1 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? माइनस r लिखेंगे, और माइनस 1 में इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। तो p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू जी माइनस 1 और माइनस 1 में r। इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है।
अब 2/1 करो, 2/1 करो तो ये कितना हो जाएगा P1 अपॉन में P। अब बताओ क्या कट करेगा। अब चलो इसके बाद में तुम लोग खुद करके बताओ, चलो करो, अब करो तुम लोग खुद करो। कर लिए कर लिए कर लिए अच्छा चलो इसको हम लिख देते हैं 2, नहीं 2/1 किया ना, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा P/2 है ऑप्शन। तो चलो लिखो, जिसको लिखना है जल्दी लिखो। इसका ऑप्शन बी ही है। गर्मी होने लगा, थोड़ा चला दो इसे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, इक्वी कन्वेक्स का मीनिंग क्या होगा? रेडियस। 42 गिवन है, व्हाट इज द पावर ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N1 N2 से बड़ा है, तो पावर क्या होगा इसका? पॉजिटिव ही होगा। N1 छोटा है देखो, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इक्वी कन्वेक्स है तो, और तो इसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलो तुम लोग सोल्व करो तो इसको। 42 पॉजिटिव ही होगा, करके बता दो। देखो मैं करके बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ये है तुम्हारा μ1 है ना, ये है तुम्हारा μ2, तो 1 अपॉन में F इक्वी कन्वेक्स, तो इसका मान लो कि R1 है और R1 इक्वल टू प्लस R, और ये R2 है, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस R। तो ये कितना हो जाएगा? μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1, 1 अपॉन में R1 तो R प्लस 1 अपॉन में R, और यही क्या हो जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा। तो P इक्वल टू अब सोल्व करो, μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 अपॉन में 2 अपॉन में R, और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो देखो 43 तो कराने की जरूरत नहीं है। देखो 43 में कहा जा रहा है डिफाइन ASI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। अच्छा, ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस इज दिस, कैलकुलेट फोकल लेंथ। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, मतलब वो प्लेन या फिर प्लेनो कॉन्केव, अगर हम निकालते हैं कोई भी रिजल्ट तो सेम आएगा, एकदम सेम आएगा। इससे अंतर क्या पड़ेगा कि इधर प्लेन है कि इधर? एक मिनट, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट को हम किस साइड रखे हुए हैं। तो दिया हुआ है, ऐसे जनरली हम कर्व साइड लेंस पढ़ रहे हैं तो हम कर्व साइड ही रखते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ए पार्ट 43 का ए पार्ट तुम लोग करना, बी पार्ट में मैं करके बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में दिया हुआ प्लेनो, जैसे ये है तुम्हारा प्लेनो और ये क्या है? कन्वेक्स, मेड ऑफ इतना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैलकुलेट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? μg माइनस 1
और 1 में r माइनस 1 में इन्फिनिटी, समझ गए। तो 1 में f इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जी माइनस 1 में कितना लिख दोगे, r लिख दोगे। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करके जल्दी बताओ कितना आया। इसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर, म्यू है तुम्हारा 1, तो इसको एफ इक्वल टू डायरेक्ट कर दो 25 में 0.5, दैट इज 50 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, फाइंड द नेचर पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब ऐसे हमने कर दिया, इसके 50 सेंटीमीटर पर हमने रख दिया, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -50। रे का डायरेक्शन तो ऐसे होगा, पोल होगा। अच्छा, f इक्वल टू कितना आ गया है, 50 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू वाट, तो 1/v माइनस u इक्वल टू 1 में f। ठीक है, ठीक है। फोकस पे रखा होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज। अच्छा, तो एकदम देखो आ जाएगा 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/50, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट 44, देखो ये सब चीज़ पढ़ लिए हो, फर्स्ट बार तो पढ़ नहीं रहे हो, तो थोड़ा जल्दी करो, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। नहीं तो फिर इसी तरह से एक होता है कि हाँ फर्स्ट बार हम पढ़ रहे हैं, तो धीरे 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 करते चलो। आज मैं 50 तक करूँगा, फिर उसके बाद में तुमको कराऊँगा यहाँ से, यानी कि 24 से लेकर 50 तक करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट करो। हाँ, तो ये तो फॉर्मूला पुटिंग है सब। अच्छा चलो देखो, ये 50, ये देखो तो ये क्वेश्चन देखो तुम 44, और ये इस बार आया था क्वेश्चन। हाँ 69 से तो कर लिए, तो अभी फिर उसके बाद में अब 24 से लेकर अब करेंगे 40 तक, इसके बाद। अच्छा, ये मत करो, चलो तुम सोल्व करो इसको। देखो पहले देखो ये क्या लिखा हुआ, 44 में पढ़ो, ए लेंस मेकर फॉर्मूला इज यूजफुल टू डिजाइन लेंसेस ऑफ द डिस्क्राइब्ड focal length using surface of suitable radii of curvature. The focal length also depends on the refractive index of material of the lens and surrounding medium. वो तो डिपेंड करता ही। The refractive index depends on the wavelength of light used, ये भी जानते हो। The power of a lens is related to its focal length, ये भी पता है। Answer the following question based on the above, ठीक है। How will the power of a lens be affected with इंक्रीज इन वेवलेंथ? पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे लिखो, पावर इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2। वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे, सुनो, वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो म्यू जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए, ये इस बार का क्वेश्चन है। अच्छा देखो ए पार्ट, अच्छा बी पार्ट में दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज आर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एम, म्यू लिखा हुआ है, म्यू एन ऑफ इट्स मटेरियल, म्यू एम म्यू लिखा होगा, ऑफ मटेरियल इज फोकल लेंथ बिकम्स इक्वल टू आर, यानी कि म्यू निकालना है बी पार्ट में। 1 में एफ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2, ठीक है।
और दिया हुआ है सरफेस पे कन्वेक्स लेंस है, तो इसको भी हम क्या 1 में आर इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 2 में आर। अब इससे म्यू सोल्व करो, तो इससे सोल्व इसको 1/2 कर दोगे, 1/2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू, तो कितना हो जाएगा 3/2 दैट इज 1.5। ठीक है, चलो नोट करो इसको। ये इस बार का क्वेश्चन है, क्या नहीं जानते हो? जितना मैं पढ़ाया PYQ और NCERT जितना करा दिया, अगर ये सब कर लेते हो तो कहीं कुछ स्कूल में क्वेश्चन आएगा या कहीं भी तुम पेपर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना करोगे ही नहीं तो फिर तो तुम समझो। ये हमने ऐड कर दिया 2/r, क्या कर दिया? तो हमने ऐड करेंगे 2/r 2/r। कन्वेक्स लेंस सुनो देखो, इसको हमने कन्वेक्स लेंस है तो दो, से होता है हाँ तो ऐसे होता है तो दोनों का ए R1 क्या होगा, R2 निगेटिव हो जाएगा। R, अब बार बार मैं इसको फिगर बनाऊं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखूं, इसको लिखूं कि ये R1 है और R1 इक्वल टू प्लस R, ये R2 है और R2 इक्वल टू माइनस R। समझ में आया कि कैसे लिखा? चलो इसको नोट करो, कर लिए नोट? अच्छा चलो, उसके बाद में सी पार्ट भी है इसमें, ये सी पार्ट भी है इसका। सी पार्ट दिया हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस, देखो कनकेव लेंस दिया हुआ है ऑफ म्यू 1. इसमें म्यू गिवन है 1.5 और फोकल लेंथ कितना गिवन है, तो -20 सेंटीमीटर एयर में कहा जा रहा है, तो इसका निगेटिव होगा कनकेव का। इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन ए वाटर, और म्यू जी कर देते हैं और म्यू मीडियम कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4/3। कैलकुलेट द फोकल लेंथ इन वाटर, ये तो तुम खुद कर दोगे, इस टाइप से क्वेश्चन NCERT में भी था। तो ये तुम्हारा क्या है, एयर है, तो 1 में एफ एयर इक्वल टू लिख दोगे म्यू जी -1 और 1 में R1 -1 में R2। इसको इक्वेशन 1 कर दो। 1 में एफ वाटर इक्वल टू क्या लिख दोगे म्यू जी म्यू वाटर -1, और ये कितना लिख दोगे 1 में R1 -1 में R2। इसको 2 कर दो और 1/2 करो, तो एफ वाटर ऊपर आ जाएगा। और सोल्व करो, तुम लोग सोल्व करो इसको, और एफ एयर कितना गिवन है -20, तो तुम लोग सोल्व करो जल्दी इसको। हाँ ये वाटर निकालना है, तो NCERT में भी क्वेश्चन था कि मर्ज कर दिया वाटर में तो कितना हो जाएगा फोकल लेंथ इसका। ये इस बार का क्वेश्चन था। अब तुम लोग स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो स्कूल? अब कम नहीं, अब बिल्कुल बंद कर दो। अब स्कूल में जाने से क्या फायदा, क्या होता है स्कूल में, कुछ होता है? क्या होता है, क्या होता है? पेपर चल रहा है। अच्छा एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद में अब कोई मत जाओ स्कूल, अब घर में बैठ के तैयारी करो, ठीक है? वो तो बोलेंगे ये टेस्ट दो, वो टेस्ट दो, ये करो वो करो, इसी में उलझे रह जाओगे तब तक जेई का पेपर आ जाएगा, ठीक है? इसलिए अब तुम लोग घर में बैठ के करो। सोल्व कर दिए कितना है या म्यू वाटर? हाँ समझा दो, तो नैन्सी को बोलो ना कि बताओ अब स्कूल जाना अभी ज़रूरी है। तो नर्सरी तो खुद ही स्कूल जाती थी, वो जाती थी तो वो भी कम ही जाती थी, बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी। तो वो काफी जाती थी बताने।
हम्म, चलो चलो ठीक है। वो बायो क्या कितना आया, कितना आ रहा है इसका, निकाले नहीं। अच्छा तो चलो इसके बाद में तुम लोग सोल्व कर लेना इसके बाद, ठीक है। इसके बाद में तुम लोग सोल्व करना, चलो ठीक है। उसके बाद में एक और में भी गिवन है, चलो वो भी कर लेते हैं। 44 का एक और में क्वेश्चन गिवन है, और में ये गिवन है देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस विच फॉर्म its erect image of magnification 3. The power of a lens is d 5d, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एन इमेज फ्रॉम द, यानी कि एम गिवन है तुम्हारा कितना गिवन है 3, और पावर गिवन है तुम्हारा कितना 5d, ठीक है। तो u भी हमको फाइंड करना है, u और v फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो इसी से पहले हम फोकल लेंथ निकालते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/f होता है। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, तो ये कितना कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो फोकल लेंथ तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/5, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा तो अब क्या करेंगे बताओ। m होगा माइनस माइनस इरेक्ट इमेज बन रहा है, यानी कि अब मान लो कि हमने ऐसे रखा। अच्छा देखो इसका फोकल लेंथ क्या है, या पॉजिटिव है, यानी कि कौन सा लेंस हो सकता है, कन्वेक्स ही होगा। अगर कनकेव होता क्या क्या, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा देखो जैसे मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिया, ये डिस्टेंस x ले लिया, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इमेज हो गया, और ये कितना बचेगा 3x हो जाएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना गिवन है 3 गिवन है। और इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u होता है या -v/u होता है, v होता है। तो ये इतना हो जाएगा, और हमको क्या निकालना है x और 3x निकालना है। तो कर दो, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा -x, v इक्वल टू कितना हो जाएगा -3x, और f इक्वल टू कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब चलो एक सोल्व करो और ये काम तुमको खुद करो। तो ये फॉर्मूला लगा दो कि 1/v - 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f। चलो 2 मिनट के अंदर जल्दी सोल्व करो, और इससे तुम क्या करो x सोल्व कर दो और x और 3x निकाल दो। अब जो भी है तुम करना, इसके बाद में तुमको सोल्व करना है। तो -1/3x लिख दिया, +1/x लिख दिया, इक्वल टू 1/20 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, तो 2 में कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/3, और 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो एक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा 13.33। अच्छा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, ये भी इस बार का ही क्वेश्चन है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है 22। इसमें भी एक क्या गिवन है, पैराग्राफ गिवन है, उसको पढ़ते हुए इसका आंसर करना है। क्या, हाँ हाँ अच्छा इसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम नहीं जानते हो। पहले देखो ये दिया हुआ लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 सरफेस, वन ऑफ दिस सरफेस इज इसेंशियली स्फेरिकल। जैसे दो सरफेस होता है जिसमें प्लेनो, एक प्लेन हो सकता है लेकिन दूसरा क्या होना चाहिए कर्व होना चाहिए, ठीक है, तब वो लेंस कहलाएगा। इट इज यूज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट।
द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट. द पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मटेरियल एंड रेडियाई ऑफ इतना, वो भी ठीक है. द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, अब इसमें बताओ क्या होगा, इंक्रीजेज व्हेन लेंस इज डिप्ड इनटू वाटर. तो पावर अगर हम क्या कर देंगे, वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये गलत है. अच्छा बी में देखो, सेकंड में देखो, इंक्रीजेज विथ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट. वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फिर म्यू बढ़ेगा, देखो पावर भी बढ़ेगी. देखो इंक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो पावर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा. इंक्रीज, अच्छा पावर ऑफ लेंस इंक्रीज व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज्ड, ये तो ट्रू है, ट्रू है, ठीक है. अब तो ट्रू हो गया तो यही ट्रू हो जाएगा. ठीक है. बी पार्ट देखो, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज इतना सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर. द पावर ऑफ ए लेंस, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 40, तो 40 का मतलब -40 सेंटीमीटर की वेन है, तो इसका निगेटिव होगा. तो करो, तो इसका फोकल लेंथ बी पार्ट में है, एफ इक्वल टू कितना है, -40 सेंटीमीटर. तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f, तो -1/40, यानी कि 0.4 कर देंगे, क्योंकि इसको तो इसमें रखना होता है. तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/4 विथ निगेटिव साइन. तो कितना हो जाएगा विथ निगेटिव साइन, 2.5 डायोप्टर. मीटर में करेंगे तब तो डायोप्टर में आएगा. अच्छा, उसके बाद में सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में गिवन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर. What should be the refractive index of surrounding medium so that the lens behave as a converging lens of focal length 60 सेंटीमीटर. तो 1.5 से ज़्यादा होगा, तो कौन सा होगा, इसमें देखो दो ऑप्शन है, या तो 1.8 हो सकता है. क्वेश्चन नंबर P/Q का 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 P/Q का, और उसका पार्ट हमको देखना है सी. तो बी पार्ट हमने कर दिया, अब हम सी पार्ट कर रहे हैं. तो तुम लोग करोगे या मैं करके बताऊं. देखो गिवन है इसका फोकल लेंथ गिवन है -20 सेंटीमीटर, ठीक है, और म्यू जी गिवन है तुम्हारा 1.5. अब कहा जा रहा है उसको रिफ्लेक्टिव जब किसी मीडियम, ये क्या है, एयर में है, ये तुम्हारा एयर में है, ठीक है. तो 1 में हम लिख देते हैं एफ एयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जी -1 और 1 में R1 -1 में R2, ठीक है. इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए. तो इसको हम लिख देंगे 1 में -20 इक्वल टू 1.5 -1 और 1 में R1 -1 में R2. इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है. आपने जैसे मैं बताया था कि अगर फोकल लेंथ से वैसे रेडिकल म्यू अंदर म्यू 1 इज ग्रेटर, वैसे करते हैं तो दो ऑप्शन आ जाएंगे. तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, तो वही तो हमको चेक करके निकालना है. और जब उसको हम किसी, जैसे ए क्या है, एयर में है, ये है तुम्हारा एयर में. अब इसको हमने क्या किया, किसी मीडियम में रख दिया, तो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और μ1 कर देते हैं या म्यू मीडियम कर देते हैं, ठीक है. तो इस केस में इसका फोकल लेंथ कितना हो जाता है, +60 सेंटीमीटर. देखो कहा जा रहा है कन्वर्जिंग, तो प्लस हो जाएगा. तो इस केस में अब हम लिखेंगे फिर से 1 में f इक्वल टू म्यू जी अपॉन में म्यू मीडियम -1, 1 में R1 -1 में R2, ठीक है. तो 1/60 और ये हो जाएगा 1.5 अपॉन में म्यू मीडियम -1 और 1 में R1 -1 में R2. इसको इक्वेशन 2 करो.
और डिवाइड करो, 1/2 कर दो। अब इसमें R1 R2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे म्यू आ जाएगा। करो इसके बाद में तुम करो। अब किसको किस में डिवाइड करें हम बताओ, 1/2 किसी में कुछ तो कर दो, उससे क्या। अब उसके बाद में सोल्व करो, करो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो। पेन नहीं है तुम्हारे पास? चलो चलो करो करो। तो अगर एक ही ऑप्शन होता तो फिर मैं सीधा बिना निकाले वही कर देती। हाँ अच्छा चलो सी, अब इसके बाद में तुम लोग को घर से करना है। उसके बाद में डी पार्ट देखो, डी पार्ट देखो। ए बीम ऑफ रेड लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट एंड वायलेट लाइट इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स लेंस 1 by 1, विच ऑफ देम कन्वर्जेज नियरेस्ट टू द, जिसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा, तो इस फोकल लेंथ सबसे किसका कम होगा, वायलेट का होगा, क्योंकि म्यू सबसे ज़्यादा होता है, तो 1/f क्या होगा, कम होगा, तो वायलेट का हो जाएगा। कितना म्यू में माइनस कैसे आ जाएगा? अच्छा चलो इसको सोल्व करो, करो इसको, इसके बाद में तुम लोग घर से सोल्व करना, ठीक है? समझ गए? इसमें इस यही प्रोसेस है, यही हमने किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद में ई पार्ट देखो, ई पार्ट, डी समझ गए, ई देखो, ई भी एकदम इजी है। A beam of light coming parallel to the principal axis of a convex lens L1 of focal length 15 cm is incident on it, ठीक है, पैरेलल आ रहा है। Another convex lens L2 of focal length 25 cm is placed coaxially at a distance d from L1. For the final image to be formed at infinity, the value of d should be, कितना होना चाहिए? और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। क्या क्या बोले, कहाँ जाना है? तो ये भी ट्यूशन, ये भी पढ़ो। कहाँ पे? अच्छा चलो अभी ये क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद में, जबकि टाइम पता था ना कि 2:30 तक क्लास है। चलो चलो सोल्व कर लीजिए इसको, उसके बाद में तुम लोग कर लिए तो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ई पार्ट, 45 का ई पार्ट। एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे है, इसका नाम हमने दे दिया L1, और दूसरा कन्वेक्स लेंस यहाँ पे है, इसका नाम हमने दे दिया L2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है, ठीक है। एक पैरेलल रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो इसके क्या होगा, फोकस पे करेगा, और इसका फोकस देखो कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D - 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, तब तो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो इसका दोनों, यानी कि दोनों का फोकस कौन साइड करना चाहिए, तो इसका फोकस 15 है और दूसरे का फोकस कितना है, 25 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, D - 15 कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। जैसे कोई भी पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फोकस पे कन्वर्ज होता है, तो ये ऐसे पैरेलल आया तो फोकस पे कन्वर्ज किया, हाँ 40 सुनो। और उसमें कहा जा रहा है कि जब वो दूसरे लेंस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो पैरेलल हो जाता है, इसका मीनिंग क्या हुआ है कि उसके फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रखें, यानी कि दोनों का फोकस यहाँ पे कौन साइड करेगा,
यानी कि d-15 कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, इसलिए d इक्वल टू कितना होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक मेथड ये है, ऐसे कर लो, और नहीं तो फिर दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, थोड़ा लंबा। और दूसरा मेथड ये है कि क्या करोगे, फॉर L1 u इक्वल टू कितना है इन्फिनिटी, f इक्वल टू कितना है 15 और v इक्वल टू वाट, तो 1/v माइनस 1 में u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f, तो 1/v ये तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी इक्वल टू 1/15, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा लिखोगे फॉर L2, तो d-15 कर दोगे तो इसके लिए u कितना हो जाएगा -d-15, अच्छा v कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, वो पैरेलल हो जा रहा है, यानी कि इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और f इक्वल टू कितना गिवन है 25, तो 1/v माइनस 1 में u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f, तो 1/∞ ये प्लस हो जाएगा 1 में d-15 इक्वल टू 1/25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेट करो, तो d-15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, इसलिए d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऐसे भी निकाल सकते हो, या ये समझ लो तो ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसको नोट करना है तो नोट करो, और नहीं तो क्वेश्चन नंबर 46 देखो। और अभी मैंने बताया था इस 46 का ये पार्ट आपको, एक मैं एन 46 और 41 क्या है, दोनों सिमिलर है। एन इक्वी कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ f इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेन कन्वेक्स लेंसेस, हाउ विल द पावर ऑफ ईच पार्ट रिलेटेड टू फोकल लेंथ ऑफ ओरिजिनल, यानी कि 41 इतना हो जाएगा। अच्छा देखो इसमें देखो ये दिया हुआ है, बी पार्ट में दिया हुआ है, ए डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ डी इतना गिवन है, मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना गिवन है, बोथ फेसेस ऑफ इक्वल रेडियाई कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल है, पावर से फोकस निकल जाएगा, 1/f का फॉर्मूला लगा दोगे तो आ जाएगा। उसके बाद में 47 ऑलरेडी मैं कराया हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देख लो एक बार। 31 क्वेश्चन है जो इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 48 भी सिमिलर है, देख लो 48 ज़्यादा कुछ नहीं है। दो लेंस है, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा 48। तो इसमें ये कर लोगे या मैं करके बताऊं, हो जाएगा। दिया हुआ इन द फॉलोइंग डायग्राम द ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ L1, देखो मैं करके बताता हूं तुम लोग को, ये L1 और ये है तुम्हारा L2, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, और ए गिवन है 15 सेंटीमीटर, एक मिनट, ओ प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस L1 और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और F1 इक्वल टू कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम L2, और फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है I, और जिससे इसका डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर। और फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ L2, इसका F2 हमको फाइंड करना है वाट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं करते हैं, पहले करेंगे क्या L1 के लिए, तो फॉर L1 u इक्वल टू कितना -15 सेंटीमीटर, F1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, v इक्वल टू वाट। चलो v निकल, उसमें फोकल लेंथ है उतना ही इंक्रीज डिस्टेंस।
हाँ दिया हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v माइनस 1/mu इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हो जाएगा 1/v प्लस 1/15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20 माइनस 1/15, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी कि इसका इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा, I1 यहाँ पे बनेगा। अब I1 L2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फॉर L2 U इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 35 प्लस सर मुझे 30 ए है 20 और ए तुम्हारा डिस्टेंस आया 60, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। और माइनस क्यों, क्योंकि रे का डायरेक्शन तो ऐसे है। अभी पोल क्या था, ए P1 था, अब पोल क्या हो गया P2 हो गया। तो इसके इस साइड सब कुछ पॉजिटिव, इसके इस साइड सब कुछ निगेटिव। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा +80, और F तो हमको निकालना ही है। तो 1/v माइनस 1/mu इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f। तो 1/80 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/80, तो 1/f। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलो नोट करना है, नोट कर लो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक जो भी मैं क्वेश्चन किया, कोई बताओ कि हाँ इसमें एक कंसेप्ट हम नहीं जानते थे, जो हमने पढ़ाया वही सब है। और इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार कुछ अलग पूछेगा, इसी से पूछेगा। अगर इतना तुम समझ गए तो फिर उसके बाद में 49 देखो, इसमें कुछ भी मुझे नहीं करना है। अच्छा कर लो। अब इसके बाद में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देख लो 49। या बस 2 क्वेश्चन और करा के छोड़ता हूँ तुमको। चलो ये देखो 49, ए पार्ट देखो और बी पार्ट देख लो। और का भी देख लो, और का भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। अच्छा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कंटेक्ट। एक्सप्रेशन फॉर पावर 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये समझ गए पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, प्रिज्म। हमने 3 टॉपिक करा दिया। क्या अब छोड़ दे। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 40, इधर से चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ, तुम देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 से अपना देखना। ठीक है, ऐसे 3 4 5 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखो। आधे घंटे में 24 में करा चलो इधर से ही जो मुश्किल क्वेश्चन है वो इधर से ही है, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो इधर से ही है। ठीक है, और 24 से तो एकदम ये सब फॉर्मूला पुटिंग है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 40 का ये पार्ट तुम लोग देख लो कि कराना है। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r का डेरिवेशन है। अच्छा इसका बी पार्ट देख लो। ये डबल कन्वेक्स लेंस हैविंग बोथ फेसेस सेम रेडियस। ठीक है, म्यू इतना गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ गिवन है, निकाल लोगे। उसके बाद में 39 देख लो, डेरिवेशन ही है। उसके बाद में 38 देख लो, वही डेरिवेशन है।
कौन कौन सा क्वेश्चन? 39 में जो डायग्राम है तो डायग्राम यही बनाया हुआ है, जैसे हमने तो ऐसे ही बना, हमने तो यही लिया था ना, ये म्यू1 लिया था, ये म्यू2 लिया था, तो इसने ऐसे कर दिया तो कौन सा बड़ी बात हो गया, ऐसे ही कर दो, यही किया था हमने। 39 का देख लो, ये पार्ट और बी पार्ट, अगर इसमें किसी में लगे कि हाँ ये पार्ट समझना है तो पूछो। 3 वो वाला है ना म्यू 2 बाय बी। म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1। तो इतना पढ़े हो, म्यू1 म्यू2 आर1 आर2 में रिलेशन निकालना है तो वही होगा। उसके बाद में तुम ये देखो 39 देख लिए, 38 देख लिए, 37 देखो, 37 का ये पार्ट देखो, ए पार्ट में तो कुछ नहीं करना है। बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में दिया हुआ 37 का बी पार्ट, ए लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी कि ये सिचुएशन कुछ ऐसे है। 37 का बी पार्ट ये कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे पॉइंट सोर्स है और म्यू इक्वल टू गिवन है 1.5, ऐसा ही कुछ गिवन है। कौन सा क्वेश्चन था? इतना, एक मिनट, लाइट सोर्स फॉलो कॉन्वेक्स सोर्स इतना, रेडियस इतना, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स इतना, तो ए गिवन है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें ऐसे आएगा है ना, तो इस केस में पोल हम किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो इस केस में बताओ म्यू1 कितना हो जाएगा 1, जिस मीडियम से लाइट आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस मीडियम में जा रही है 1.5, यू इक्वल टू कितना हो जाएगा -100 सेंटीमीटर, आर विथ साइन -20 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है इसमें नहीं। अच्छा ठीक से बताओ, इसका रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तुम लोग माइनस बोले हो कि -20 सेंटीमीटर। पोल पोल इसको लेंगे, पोल इसको लेंगे, एक क्या है पार्ट ऑफ स्फीयर, अगर इसको कंप्लीट स्फीयर बनाए तो सेंटर किधर होगा, इस साइड होगा, तो इसमें क्या होगा +20 सेंटीमीटर और v इक्वल टू वाट। तो यही फॉर्मूला लिखाना है, म्यू2 बाई वी, म्यू1 बाई यू, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। तुम लोग इसी में भूल जाते हो कि पॉजिटिव निगेटिव, जबकि मैं बताया था कितना बार। जैसे आप पोल इसको कंसीडर करेंगे, रे का लाइट कुछ ऐसे है, इसका सेंटर क्या होगा, अगर इसको कंप्लीट स्फीयर बनाएंगे तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो इस साइड क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, बस एक दो और कराता हूँ। 36 में देखो, ये पार्ट में कुछ करने की जरूरत है, ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा, बी पार्ट में गिवन है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस। हाँ, इसमें कुछ करना है। और ये भी क्वेश्चन तो हमने बताया था कि मिरर, और मिरर में भी बताया था कि मिरर, ए कन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, द फाइनल इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, स्केच रे डायग्राम एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो हमने क्या बताया था कि 3 केस में इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करता है। फर्स्ट केस में, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई है वो और यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो ये क्या होगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा और इमेज और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेम प्रोजेक्ट होगा। सेकंड केस में हमने बताया था कि मान लो कि ये कन्वेक्स मिरर हो जाए और इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस लाई ऑन द सेंटर ऑफ मिरर। तो अगर मैं ऐसे कर दूं और इसके ऐसे, इसको अगर ऐसे करे तो इसके सेंटर पे हो, तो क्या होगा, वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है। और थर्ड केस हमने बताया था, कनकेव कुछ भी हो सकता है उसे, थर्ड केस मान लो कि इससे हो जाए और इसके अब बन जाए इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा,
ठीक है। तो इसी तीन केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताया हुआ था। तो चलो 36 का हम करते हैं। तो 36 का हम करते हैं बी पार्ट। कहाँ गया, दिया हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ, एक इसका कन्वेक्स लेंस बना देते हैं। इसका एफ गिवन है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया और ये है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस को हमने रख दिया और इसके बीच का डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, और इस केस में एफ इक्वल टू r/2 होगा। तो मान लो कि इसका सेंटर यहाँ पे है C और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये तब पॉसिबल है जब ऐसे कुछ हो, अगर ये मिरर नहीं होता तो उसका इमेज कहाँ पे बनता, उसके सेंटर पे बनता। तो इससे हम r फाइंड कर लेते हैं और एफ इक्वल टू कितना होता है, r/2 होता है। और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो लिखते हैं फॉर लेंस u इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 और एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 + r। देख लो ये 10 हो गया और ये r हो गया। अब इसको सोल्व करो और r निकाल दो, तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। चलो सोल्व करो और r निकालो, करो सोल्व। समझ में आया कि कैसे किया। कितना आ रहा है आफ्टर सोल्विंग, एफ इक्वल टू कितना, आर इक्वल टू कितना आ रहा है 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा r/2, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन तुम ठीक किए हो, ठीक किए हो ना कैलकुलेशन। अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ तुम 35, क्वेश्चन 35 दिया हुआ है, ये देख लो तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस विथ इट्स स्फेरिकल सरफेस रेडियस इज इतना गिवन है। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इतना गिवन है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी कि भी फाइंड करना है। तो पहले इससे एफ फाइंड करेंगे, एफ पता नहीं है तो म्यू से फाइंड करेंगे ना इसमें। चलो इसको मैं करके बताता हूँ। तो उसी से हम एफ मिरर लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के उसे एफ हम फाइंड करेंगे। तो इससे हम फाइंड करेंगे कैसे, ऐसे है कि बने है ना। तो 1 में एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा μ-1 और ये कितना हो जाएगा 1 में r - 1 में इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 1.5 - 1 और 1 में r, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना के बने 20, तो कितना हो जाएगा 1/40। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अब लेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर और f तो आ गया तुम्हारा 40 सेंटीमीटर और v हमको फाइंड करना है, v फाइंड कर लो। अब पॉजिटिव आ जाएगा तो रियल इमेज बनेगा, निगेटिव आएगा तो वर्चुअल बनेगा। चलो इस काम करो तुम लोग जल्दी, चलो थक गए क्या, तो जल्दी करो। एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ उसके बाद में छोड़ दूंगा, एक क्वेश्चन और।
कितना, अब जो भी आए तुम देख लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 34, और ये भी इसी बार का क्वेश्चन है 34। 35 पे नोट कर लो, कर लिए नोट। अब 34, चलो 34 देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसी तरह से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ लो। ये दिया हुआ है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू ए सरफेस एट लीस्ट वन ऑफ which should be spherical. Considering image formation by the single spherical surface successively at the two surface of the lens, maker formula obtained. It is useful to design lenses of desired focal length using surface of the suitable radii of curvature. This formula helps us to obtain relation between u v f. उसी से लेंस मेकर फॉर्मूला से भी हम निकालते हैं, ठीक है। द लेंस फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दे आर यूजफुल इन नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस, एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। अच्छा चलो ठीक है, ये में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट। देखो इसमें ऐसा गिवन है, ये जो लेंस बना हुआ है दो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। इसका है μ2 और इसका है μ1, ठीक है। तो कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऊपर वाला का रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ कुछ और होगा और नीचे वाला का फोकल लेंथ कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम कहाँ दिया हुआ है, हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हमने रख दिया तो इसके थ्रू जाएगा तो कुछ और जाएगा, और इसके थ्रू जाएगा तो कोई कहीं और बनेगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ए इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कंपोजिट कन्वेक्स लेंस एज शोन इन फिगर। Will the lens produce one image if not explain? No, ये दो इमेज बनाएगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, बी पार्ट में है, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। यानी कि इस केस में हम क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, यहाँ पे स्क्रीन रख दिए, तो मान लो कि यहाँ पे बन रहा है ऐसे ऐसे इमेज, ठीक है। अच्छा, उसमें कहा जा रहा है, इफ ए स्क्रीन इज रिमूव्ड विल द इमेज स्टिल फॉर्म्ड। एकदम इमेज तो वहीं पे बनेगा वहीं पे। अच्छा, थर्ड पार्ट है, ये डबल कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ए ग्लास ऑफ मटेरियल दिस बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड रेडियस ऑफ एफ गिवन है, हो जाएगा। अच्छा, इसका और में करके देखो, two convex lens A and B of focal length 15 and 10 centimeter respectively. They are placed coaxially d distance apart. A point object is kept at a 30 centimeter in front of A. Find the value of D so that the ray emerges from B parallel to, यानी कि B के द्वारा क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी पे बनना चाहिए, तो उसके फोकस पे बनना चाहिए। जस्ट अभी मैं किया था, तो अब रहने देते हैं, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर रखते हैं। सुनो, एक मिनट रुक जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 30 सेंटीमीटर पर हमने रखा था, इसका इमेज यहाँ पे बन गया, और ए इसका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तो आफ्टर पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले भी निकाल लो। हाँ, नहीं कोई साइड नहीं करेगा। जैसे मान लो कि ये भी निकाल लो, इसका भी तो आ जाएगा, यू गिवन है, तो भी प्लस एफ ऐड कर देंगे तो वही डी आ जाएगा। तो ये भी आ जाएगा, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी प्लस एफ, इसका F2 कर दो, इसका F1 कर दोगे तो F2 कर दो, वही डी आ जाएगा। करके बताएं या हो जाएगा? तो चलो ठीक है। तो अब तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास कब आना है, ट्यूसडे को आना है। तो ट्यूसडे को जब आओगे तो उस दिन वेव ऑप्टिक्स शुरू करना है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स।